हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बीएससी में बॉटनी में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एक यूनिट है हमारी, उसको आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसका ओवरव्यू ब्राइफली हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। देखो, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी होती है माइक्रोब्स की स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब यहाँ पे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, मीन्स माइक्रोब्स का जहाँ जहाँ हम लोग यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वायरसेस का, बैक्टीरिया का, उसको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पार्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट, जिससे क्वेश्चन भी बनते हैं एमसीक्यू और लॉन्ग शॉर्ट हर तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस। जो वायरस है इनका क्या क्या यूज हम कर सकते हैं, क्या इनका आर्थिक महत्व है। तो पहला इसमें पढ़ेंगे माइक्रोब्स एंड वैक्सीन्स। वैक्सीन बहुत सारे बनाए जाते हैं माइक्रोब से। टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, इसमें नॉन एडजुवेंट वैक्सीन और एडजुवेंट वैक्सीन पढ़ेंगे। फिर है वैक्सीन प्रोडक्शन, इसका जो प्रोसेस होता है, किस तरह से वैक्सीन को प्रोड्यूस किया जाता है, इनका उत्पादन कैसे होता है, इसको पढ़ेंगे। वैक्सीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, आप सबको पता होगा, वैक्सीन की वजह से ही हम लोगों की जान बची है, इतना तहलका मचाए हुए था कोरोना। तो वैक्सीन का प्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें। जनरेशन ऑफ एंटीजन फ्रॉम द माइक्रोब, इसमें पहला स्टेप होगा जो वैक्सीन प्रोडक्शन का प्रोसेस है। पहले स्टेप में जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब से एंटीजन का जनरेशन किया जाएगा। फिर आइसोलेशन ऑफ द एंटीजन, पहले जनरेशन, उसका मतलब निर्माण करेंगे, फिर उसको अलग करेंगे, आइसोलेट करेंगे। लास्ट में क्या होगा, एडिशन ऑफ एडजुवेंट्स एंड स्टेबिलाइजर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। देखो, जो एंटीजेंस होती हैं मेनली यही एंटीबायोटिक हैं, वैक्सीन है। वैक्सीन के अंदर क्या होता है, एंटीजेंस होते हैं, किसके अगेंस्ट, जो इन्फेक्शियस, जिस भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए आप वैक्सीन बना रहे हैं उस पैथोजन के अगेंस्ट एक्शन करने वाली एंटीजेंस होते हैं वैक्सीन के अंदर। ठीक है, तो वैक्सीन को पहले हम जनरेट करते हैं माइक्रोब से, इसके बाद में उसको आइसोलेट करते हैं, देन उसके बाद में कुछ मटेरियल उसमें ऐड किया जाता है जिससे उनको स्टेबल बनाया जा सके। जैसे कि ऐसे ही एंटीजन हैं तो कम समय होते हैं, उनके लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, तो उसमें कुछ ऐसे पदार्थ बाहर से मिलाने पड़ते हैं। एडिशन ऑफ एडजुवेंट्स ऑफ स्टेबिलाइजर्स, जो स्टेबल रख सके उसको, और प्रिजर्वेटिव्स, जो संरक्षित रख सके उसको प्रिजर्व करके। ठीक है, काफ़ी दिनों तक वैक्सीन हमारा ख़राब ना हो। तो ये प्रोसेस है वैक्सीन प्रोडक्शन का। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं और शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है वैक्सीन प्रोडक्शन पे, और यहाँ से एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे। देन सेकंड है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस में, वायरसेस एज रिसर्च टूल। रिसर्च के फील्ड में माइक्रोबियल वर्ड जो है, इसमें रिसर्च के टूल के तरह वायरसेस का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, इसको पढ़ेंगे। वायरसेस एंड जीन थेरेपी, जीन थेरेपी बहुत ही एक अच्छा टेक्निक जो है डेवलप की गई है, कुछ सालों से चल रही है, कुछ क्या लगभग वही मान के चलो 1991 से चल रही है। एक 4 वर्ष की लड़की थी जिसमें एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी हो गई थी। तो ये जो कमी होती है ये मान के चलो जेनेटिकली होता है डिजीज़, तो इसको पूरा करने में फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी यूज की गई थी। तो जीन थेरेपी वायरस से किस तरह से रिलेटेड है, इसको हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में। फिर है वायरसेस इन कैंसर कंट्रोल, कैंसर की कोई मेडिसिन, पर्टिकुलर मेडिसिन अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है, तो कैंसर को वायरसेस से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। ठीक, तो इसको पढ़ेंगे। बैक्टीरियोफाज थेरेपी, बैक्टीरियोफाज थेरेपी इसी में आती है। वायरसेस इन पेस्ट कंट्रोल, जो पेस्ट कंट्रोल है, जैसे हम लोग आजकल पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड है और फंगिसाइड है, इनका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं पेस्टिसाइड को। तो पेस्टिसाइड की जगह पर हम वायरसेस से भी उनका कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इंसेक्ट वगैरह का, फंजाई का, इसको पढ़ेंगे। फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें बैक्टीरिया जो हैं यूजफुल भी होंगे, कुछ हार्मफुल भी होंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे यूजफुल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। एल्कोहल का प्रोडक्शन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जैसे एथनॉल है, एथनॉल का उत्पादन बैक्टीरिया से कर सकते हैं। वाइन है, बियर है, ये सब क्या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनाए जाते हैं ना, एल्कोहल ही है। बियर बनाई जाती है, वाइन है, विस्की है, रम है, ये सब किससे बनती हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू। और इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के थ्रू एल्कोहलिक फर्मेंटेशन को इसी में पढ़ना है। बटर प्रोडक्शन,
बटर का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं जिसमें ब्यूटेरिक एसिड मिलता है, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया यूज किया जाता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, जो कि ब्यूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो बटर का निर्माण, चीज़ जानते हो कि हिंदी में पनीर बोलते हैं, पनीर का प्रोडक्शन ये भी कोरिनीबैक्टीरियम सार्मेनाई से बनाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यूजफुल हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं उनको। बटर है, चीज़ है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से जो प्राप्त होते हैं बेवरेजेस, ठीक है, ब्रेड वगैरह है इसको भी। और वाइन का प्रोडक्शन, ब्यूटिल अल्कोहल कैसे बनाया जाएगा। सेकंड आता है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, जिनका बहुत ही ज़्यादा ये बहुत यूजफुल होते हैं, ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड का कैसे प्रोडक्शन किया जाए। फिर है इटेकोनिक एसिड का प्रोडक्शन, ग्लूकोनिक एसिड का प्रोडक्शन जो कि ग्लूकोज से बनता है, ठीक। ग्लूकोज में जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग जाते हैं तो उसको ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। ग्लूकोज में मेनली एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, आपको पता ही होगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आगे जब बढ़ाएंगे तो बताएंगे डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। और कोजिक एसिड होता है, कोजिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये नहीं होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन। फार्मिक एसिड HCHO, ठीक है, इसको फार्मेल्डिहाइड भी फार्मिक एसिड HCOOH, ठीक है। तो इस तरह से फार्मिक एसिड का भी प्रोडक्शन करवाया जाएगा। नंबर 3 है बैक्टीरियल के, जो हम अभी पढ़ रहे हैं यूजफुल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे एमाइलेज एंजाइम है, जाइमेज है। अब देखो जाइमेज ईस्ट में भी मिलता है लेकिन इसको हम बैक्टीरिया से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, इन्वर्टेज एंजाइम ही सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। ये जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम किस में प्रेजेंट होते हैं, ईस्ट में। इसीलिए ईस्ट जो है वो शुगर को, जो सुक्रोज होता है उसको ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। पेक्टिनेज बहुत यूजफुल है, इसको हम लोग जब धुलाई करते हैं कपड़ों में उसमें भी यूज किया जाता है, ठीक है। पेक्टिनेज हो गया। प्रोटीएजेज जो कि प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं, ठीक है। प्रोटीएजेज में क्या है, जब पेप्सिन पढ़ते हो, जब डाइजेशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे पेप्सिन का एक्शन। पेप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिन, ये सब प्रोटीएजेज में आते हैं। तो इनका भी प्रोडक्शन हम लोग करवा सकते हैं बैक्टीरिया के थ्रू। फिर है ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं एंजाइम्स, ग्लूकोज ऑक्सीडेज बोलते हैं उनको। बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाएंगे कि सब में एज आ रहा है, क्या सफिक्स होता है एंजाइम का। देखो इसमें सब में आ रहा है एमाइलेज, जाइमेज, इन्वर्टेज, पेक्टिनेज, प्रोटीएज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज। तो एज क्या होता है, एज लग जाएगा पीछे, समझ लो एंजाइम का नाम। तो ये यूजफुल बहुत अभी और ज़्यादा है। बैक्टीरिया से बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ वाइटामिन्स, वाइटामिन का भी प्रोडक्शन करवा सकते हैं। इसमें पहला है विटामिन B12। जब मिल्क से कर्ड में चेंज करते हैं मिल्क को, बाय द एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिटाई, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, इस बैक्टीरिया के थ्रू मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं। तो मिल्क के कंपैरिजन में कर्ड में ज़्यादा विटामिन B12 की मात्रा होती है, तो इसका प्रोडक्शन हम लोग करवाते हैं बैक्टीरिया के थ्रू। राइबोफ्लेविन, ये भी क्या है, विटामिन ही है। विटामिन B एंड D, अब विटामिन B में बहुत सारे आते हैं। विटामिन B1 थायमिन बोलते हैं इसको, ठीक है। विटामिन B3 नियासिन या निकोटिनामाइड बोलते हैं उसको। और विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 राइबोफ्लेविन जिसको पहले ही बता दिए हैं, विटामिन B8 बायोटीन, विटामिन B9 फोलिक एसिड, ठीक है। इस तरह से विटामिन B12 इसका साइनोकोबायलामिन नाम होता है। और विटामिन D पढ़ेंगे हम लोग जिसको कोलिकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। विटामिन A जिसको रेटिनॉल भी बोला जाता है, ठीक है, या इसको और भी नाम होते हैं विटामिन A का। तो इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बैक्टीरिया के थ्रू। अगला है 5th नंबर, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड मेडिसिन्स। बहुत सारी एंटीबायोटिक और मेडिसिन का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, किसके थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू। जैसे इर्गोट है, इफेड्रिन, कोर्टिसोन्स और एंटीजन्स। एंटीजन मेनली क्या है, अभी बताए थे वैक्सीन जो बनते हैं वो एंटीजन ही उसमें होते हैं। तो इनका प्रोडक्शन भी हम बैक्टीरिया के थ्रू कर सकते हैं। बेकिंग इंडस्ट्री में कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे पदार्थ बनाने के लिए।
एज अ फूड के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम ब्रेड वगैरह सब बना लेते हैं, किससे, ये भी बैक्टीरिया के थ्रू बन सकते हैं। और इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी 100% पूछा जाता है। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, अब इसमें दो टाइप के बैक्टीरिया होंगे, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। और ऑप्शन सी है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है इसमें भी दो पार्ट होते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर और फ्री लिविंग फॉर्म्स। सिम्बायोटिक जो किसी न किसी प्लांट से एसोसिएट होके नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, फ्री लिविंग जो मिट्टी में पड़े रहेंगे ज़मीन में और नाइट्रोजन का फिक्स करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। जो सिम्बायोटिक है सीधा प्लांट में ही करते हैं, प्लांट की जड़ों में, और जो फ्री लिविंग है ये क्या करेंगे, ये मिट्टी में करेंगे, फिर प्लांट उसको जड़ से खींचेंगे। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में है रेटिंग प्रोसेस, रेटिंग प्रोसेस भी इसी में आता है। फिर है डिग्रेडेशन ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स का डिग्रेडेशन बैक्टीरिया के थ्रू कर सकते हैं। सीवेज डिस्पोजल, जो सीवेज डिस्पोजल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शहरों में देखो इतने सारे जहाँ औद्योगिकीकरण है, नहीं है औद्योगिकीकरण, तब भी जो शहरों का कूड़ा कचरा जल के साथ में बह के नदियों में जाता है, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, ये सब आप नाम सुने ही होंगे। तो सीवेज के थ्रू हम लोग, सीवेज डिस्पोजल के थ्रू उस पानी को स्वच्छ बना के फिर नदियों में उतारते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। किस तरह से बैक्टीरिया इसमें यूजफुल होते हैं उसको पढ़ेंगे। फिर है यूज ऑफ बैक्टीरिया इन मेडिसिन्स, बहुत सारी मेडिसिन्स में बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, इसको पढ़ना है इसी में। फिर है बैक्टीरिया इन बायोटेक्नोलॉजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी से ही तो मैक्सिमम चीज़ें आजकल देखो जितनी नई नई चीज़ें हैं, इम्प्रूवमेंट होता है, फसलों में इम्प्रूवमेंट कराया गया बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। एक प्लांट से जीन दूसरे प्लांट में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। इंसुलिन का आर्टिफिशियल प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, इंसुलिन हार्मोन बॉडी के अंदर सिंथेसिस होता है, लेकिन हम लोग अब लैब में भी सिंथेसिस कर ले रहे हैं, तो किसके थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया किससे, प्लाज्मिड की तरह यूज किए जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी पढ़ेंगे। अगला है बैक्टीरिया इन पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन के कंट्रोल में भी बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। जैसे सीवेज डिस्पोजल करोगे तो उसमें ये भी तो पोल्यूशन को ही, वाटर पोल्यूशन को बचा रहा है ना, होने से बचा रहा है, तो इस बैक्टीरिया यूज होगा। इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस में के प्रोडक्शन में भी काफ़ी यूज होते हैं। मिथेनोजन बैक्टीरिया बताएंगे आपको, ठीक है, मिथेनोजन बैक्टीरिया जिसमें माइक्रो बैक्टीरियम आते हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी बहुत सारे बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। इन वेस्ट ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग, वेस्ट ट्रीटमेंट करेंगे, और रिसाइकलिंग मीन्स जो हमारे परमाणु होते हैं, जो मिनरल्स हैं, ठीक है, मिनरल का रिसाइकलिंग करने में बैक्टीरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, उसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अब वो प्रोटीन अंदर जाएगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाएगा, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर एब्जॉर्ब करने के बाद में प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा, अमाइनो एसिड बचे, अमाइनो एसिड से ऊर्जा प्रोड्यूस की जाएगी बॉडी के अंदर, और बाकी उसके जो अमाइनो ग्रुप हैं या यूरिया के फॉर्म में जो बचा हुआ नाइट्रोजन है, वो यूरिया के फॉर्म में कहाँ निकल जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब हम लोग यूरिन जैसे सूसू कर देते हैं ऐसे ही कहीं भी जगह पे मिट्टी में, तो मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं। अब उस यूरिया को, जो यूरिन में था, मूत्र में जो यूरिया थी, उसको बैक्टीरिया क्या करेगा, फिर से नए नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, फिर उसको नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट करेगा। नाइट्रेट को प्लांट फिर से खींचेंगे, प्लांट जब फिर से नाइट्रेट आयन को एब्जॉर्ब करेंगे, तो वही नाइट्रोजन जो तुम सिक्रीट किए थे यूरिन के थ्रू, वो प्लांट में फिर से पहुंच गया। अब वही नाइट्रोजन प्लांट के अंदर अमाइनो एसिड बनाएगा, उस अमाइनो एसिड और प्रोटीन को फिर से हम भोजन के थ्रू खाएंगे, जो प्लांट देंगे भोजन हमको, चावल गेहूँ, तो फिर से ये साइकिल चलती रहती है। तो बैक्टीरिया भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वही तो तुम्हारे यूरिया को कन्वर्ट किया नाइट्रेट आयन में। तो रिसाइकलिंग में भी इन मीनिंग माइक्रोबियल मोबिलाइजेशन, ठीक है, माइक्रोबियल मोबिलाइजेशन पढ़ेंगे। इन बायो एस्से एंड बायोलॉजिकल वेलफेयर, ठीक है, वारफार, इसको बोलते हैं बायो एस्से एंड बायोलॉजिकल वारफेयर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया का यूज़। फिर लास्ट आता है हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ क्या ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो इन्फेक्शियस ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो बुरा है वो अच्छा नहीं हो सकता। बैक्टीरिया बुरा था और है, लेकिन इसके यूजफुल भी आपको यूज बताएं कितने यूज हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा
इसी तरह से व्यक्तियों में भी होता है कि व्यक्ति कोई बुरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे लक्षण उसके बुरे ही हैं, ठीक है, बस उसको सही जगह पहुंचने की ज़रूरत है। तो बैक्टीरिया को लैब में ले जाके उसको थोड़ा ट्रीट कर देते हैं तो सही हो जाता है छांट पीट के, ठीक है। अगला है इसमें जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं बैक्टीरिया की, इसमें पैथोजेनिक एक्टिविटीज़, ये पैथोजन के जैसे बिहेव करता है, डिजीज़ कॉज करता है ना, तो पैथोजन हुआ। फिर है फूड स्पॉइलेज, बहुत सारे फूड को टॉक्सिक बना देता है, फूड स्पॉइलेज में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है डीनाइट्रिफिकेशन, ये नाइट्रोजन जो फिक्स की जाती है बैक्टीरिया के थ्रू। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे एग्जांपल के लिए थायोबैसिलस जो है और स्यूडोमोनास, ये फिक्स हुई नाइट्रोजन को फिर से नाइट्रोजन को वायुमंडल में भेज देते हैं, तो डीनाइट्रिफिकेशन करवाते हैं। तो इतना पार्ट हम लोगों को अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना है। लगभग 3 से 4 दिन में मैं पूरा कंटेंट बता दूंगा, अच्छे से सारे कंसेप्ट भी डेवलप कर दूंगा। आज ही से लेक्चर आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसको समझ में आ ही गया होगा कि सिलेबस एक्चुअल क्या है इस यूनिट का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।